हाँ जी साथियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र परते, आपका साथी। आज हम बात करेंगे परिस्थितियाँ जिनमें सामान्य कार्यवाही जांच व्यवहारिक नहीं हो, उसके बारे में। यह है नियम नंबर 14। नियम नंबर 14 में ऐसी 3 परिस्थितियाँ दी गई है जिनमें नियम 9 से लेकर 13 में दी गई कार्यविधि का पालन करना व्यवहारिक नहीं होता और यह जरूरी हो जाता है कि विशेष कार्यविधि अपनाई जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि जिसमें ये कार्रवाई करना संभव नहीं पाता। यदि कर्मचारी के आचरण के आधार पर फौजदारी के आरोपों में उसे सजा हो गई, अगर उस पर फौजदारी के आरोप हो। नियम नंबर 14 ऐसी सूरत में कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय का केस दक्षिण रेलवे बना TR चल्लप्पन, यह था इनका। इसी बीच कर्मचारी को निलंबित समझा जाएगा। फौजदारी का आरोप में सजा है उसमें, तो कर्मचारी को निलंबित समझा जाएगा। उसके उत्तर पर विचार करके उसे पदच्युत करने या पद से हटाने का निर्णय कर सकते हैं। उसका जो जवाब आएगा तो उसमें अपन उसको पदच्युत करना है या पद से हटाना है, यह निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि नियमों के अनुसार जांच की कार्रवाई करना युक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है। जब अनुशासन प्राधिकारी यह समझ आता है कि इस केस में नियमानुसार जांच नहीं की जा सकती, इसके लिए वह लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करेगा, लिखित रूप से दे देगा। नियम नंबर 14(2) मामले की सारी परिस्थिति समझकर ही वह यह आदेश करना चाहिए। यह जरूरी हो कि सर्विस कमीशन से सलाह ली जाए। इसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो सर्विस कमीशन की सलाह ली जाए। यह निर्णय हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए। निर्णय करते समय यह परिस्थितियां मौजूद हो कि जांच करना व्यवहारिक न हो। यह पक्का होना चाहिए कि इसमें जांच नहीं हो सकती। नंबर 3, जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह उचित नहीं है कि नियमों के अनुसार जांच की जाए। राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, तो राष्ट्रपति जब संतुष्ट हो कि इसमें नियमानुसार जांच नहीं की जा सकती, तो उसको 14 नंबर के हिसाब से उसको कार्रवाई की जा सकती है। अब एक आता है शामिल कार्रवाई। शामिल कार्रवाई मतलब कॉमन प्रोसीडिंग। जब एक ही मामले में 2 या अधिक कर्मचारियों पर आरोप लगता हो, एक ही मामले में ज़्यादा कर्मचारी आ गए उसमें, तो उन पर शामिल कार्रवाई करने का अधिकार राष्ट्रपति या उस समक्ष अधिकारी को है जो पदच्युत करने डिसमिसल का आदेश दे सकता है, या ऐसा अधिकारी जो डिसमिसल का आदेश दे सकता है। यदि यह अधिकार अलग अलग अधिकारियों के हो, तो उनमें से जो सर्वोच्च अधिकारी है वो दूसरे के सहमत से निर्णय कर सकता है। निर्णय करके जो आदेश जारी होगा उससे यह स्पष्ट किया जाएगा कि अनुशासनिक प्राधिकारी कौन रहेगा या वह कौन सी शास्तियाँ लगा सकेगा और क्या छोटी या बड़ी शास्ति लगाने की कार्यवाही का पालन किया जाएगा। ये सब बातें उसमें देखनी चाहिए। पहला क्या है कि अनुशासनिक प्राधिकारी कौन रहेगा, ये बात होगी। दूसरी होगी बहुत सी शास्ति लग सकती है उसमें, और तीसरी होगी छोटी या बड़ी शास्ति लगाने के कार्यों का पालन किस तरह से किया जाएगा। यह कॉमन प्रोसीडिंग में की बात है। अब आते हैं अपील। आदेश जिनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
नियम नंबर 17, राष्ट्रपति के आदेश। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नंबर 2, जो आदेश अंतर्वर्ती या आंतरिक प्रकृति का हो और उसके बाद अंतिम आदेश जारी होने वाला हो तो उस पर अपील नहीं की जा सकती। जांच के दौरान नियमों के अंतर्गत जांच अधिकारी के आदेश, जो जांच अधिकारी के जो आदेश रहते हैं उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। आदेश जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है। नियम नंबर 18 में क्या बताया है कि अपील किस पे की जा सकती है? निलंबन का आदेश, जो सस्पेंशन का आदेश है उसके नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के कोई शास्ति लगाने के आदेश, इन्होंने कोई आदेश लगाए हो तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। नियमों के अंतर्गत लगाई गई किसी शास्ति को बढ़ाने का आदेश, कोई शास्ति अगर लगाई गई उसका अगर बढ़ाना है उसके लिए जो आदेश किसी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रोविडेंट फंड सुविधा, ग्रेजुएटी और नियम अथवा सहमति के आधार पर सेवा की शर्तें से उसे वंचित करे, उसमें परिवर्तन करे या उसके अहित में प्रतिपादन करे, जैसे वेतन भत्ते हो गए, पेंशन हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, तो इसमें अगर कुछ उसका इफेक्ट होता है तो उसमें जरूर अपील करना चाहिए। वेतन क्रम में दक्षता रोध और इस आधार पर रुकना कि वह उसे पार करने के लिए अयोग्य है। नंबर 2, दंड के आधार पर नहीं किंतु दूसरे कारणों से उच्च सेवा पद या ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करते समय पदोन्नत करना, पेंशन कम करना या रोकना या अधिकतम पेंशन न देना, नियमों के अनुसार मिलने वाली ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड के अंशदान को कम करना या रोकना, निलंबन या समझे गए निलंबन की अवधि के लिए निर्वाह या दूसरे भत्ते के बारे में निर्णय, निलंबन की अवधि या सेवा से हटाने, पदच्युत, अनिवार्य सेवा मुक्ति की तारीख से पुनः स्थापन की तारीख के लिए वेतन और भत्ते का निर्णय, निलंबन, सेवा से हटाने, पदच्युति, अनिवार्य सेवा मुक्ति की तारीख से पुनः स्थापना की तारीख की अवधि को ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं, इस बारे में निर्णय, तो इसमें अपील की जा सकती है। अब अपील किसे की जाए? जिस अधिकारी को अपील की जाती है उसे अपील अधिकारी कहते हैं। यह प्राधिकारी वह अधिकारी होता है जिसके अधीन आदेश करने वाला अधिकारी काम करता है। अगर राष्ट्रपति ने आदेश दिया हो तो वही अपील प्राधिकारी होंगे। सिर्फ राष्ट्रपति छोड़ के बाकी जो भी अधिकारी है तो उसके ऊपर का जो अधिकारी रहता है वो प्राधिकारी हो जाता है, तो उसको अपन अपील कर सकते हैं। अपील की अवधि, जिस आदेश के खिलाफ अपील की जा रही हो उससे 45 दिन के अंदर अपील स्वीकार की जाती है। प्राधिकारी संतुष्ट हो तो छूट भी दे सकता है। 45 दिन का समय मिलता है अपील करने के लिए। ये है नियम नंबर 20। अब नियम नंबर 21 क्या है? अपील का स्वरूप। 3 बातों का ध्यान दिया जाए। अकेला एक व्यक्ति ही अपने नाम से अपील कर सकता है। कोई वकील, बचाव सलाहकार, यूनियन अपील नहीं कर सकता। अपील प्राधिकारी को ही लिखना और अपील देना जरूरी है। जो अपील प्राधिकारी है उसी को लिखना है। उसमें लिखा रहता है कि इस प्राधिकारी को अपील करना है। 3, असम्मानजनक या अशोभनीय भाषा का प्रयोग न किया जाए। उल्टी सीधी भाषा का उपयोग नहीं किया जाए। अपने पक्ष में दलीलें या तर्क दिए जाए। अगर हम अपील कर रहे हैं तो हम अपने पक्ष में उसको दलील देंगे। कोई भी गड़बड़ी होने से अपील वापस की जा सकती है।
अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो वापस अपील ऑफिस की जाएगी। अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील भेजते समय अनुशासनिक प्राधिकारी जो टिप्पणियां लिखता है उसके आदेशों के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए होती है। इससे अपीलीय प्राधिकारी को अपीलकर्ता को कोई भी हानि पहुंचाए बिना अपील पर विचार करने में सहायता मिलती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुशासनिक प्राधिकारी किन्हीं बाहरी परिस्थितियों पर कोई टिप्पणी न करे। अब आता है अपील पर निर्णय। सारे रिकॉर्डों के साथ अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी ध्यान से विचार करते हुए जो निर्णय करेगा वे होंगे शास्ति को 1 अपास्त करना। शास्ति दी गई तो उसमें अपील करने के बाद क्या है, अपास्त करना। नंबर 2 कम करना। शास्ति बस लगता है कि ज़्यादा है तो उसको कम करना। पुष्टि करना कि भी जो शास्ति दी है वो सही है, पुष्टि करना। नंबर 4 वृद्धि करना। जो शास्ति दी है उसको बढ़ा देना। मान लो 1 सेट पास बन गया तो भी नहीं है, इसमें 2 सेट पास बन सकते हैं, 2 सेट पास बन करना। इंक्रीमेंट 1 साल का बन गया है 2 साल का बंद कर दे। इस तरह से वृद्धि करना। व्यक्तिगत सुनवाई। बड़ी शास्ति की अपीलों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को बुलाकर अपील प्राधिकारी सुनवाई कर सकते हैं। बड़ी शास्ति है तो अपील प्राधिकारी बुला के बात कर सकता है। रेस्ट ट्रिब्यूनल के पास केस भेजना। अब आता है रेस्ट ट्रिब्यूनल के पास अंतर्राष्ट्रीय निर्णय। सेवा से हटाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर अपील के बाद ग्रुप सी का कर्मचारी जनरल मैनेजर से प्रार्थना कर सकेगा कि उसका केस रेलवे रेस्ट ट्रिब्यूनल मद्रास के पास सलाह के लिए भेजा जाए। ग्रुप सी का कर्मचारी जीएम से ये प्रार्थना कर सकता है कि हमारा केस रेस्ट ट्रिब्यूनल मद्रास में भेजा जाए। अपील पर निर्णय के 45 दिन के अंदर यह निवेदन करना चाहिए। यह अपील के 45 का समय मिलेगा, उस 45 दिन के अंदर इसने करना चाहिए। सारे रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल के पास भेज जाएंगे। ट्रिब्यूनल की सलाह मानना या न मानना जनरल मैनेजर के पर निर्भर है, परंतु सलाह न मानने पर उसके कारण लिखने भी आवश्यक है। अगर जनरल मैनेजर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको लिख देगा कि भाई इस कारण से मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। दूसरी अपील का अधिकार। यूँ तो दूसरी अपील नहीं होती, किंतु यह प्राधिकारी उन ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को दिया गया है जो सेवा से हटाए पदच्युत अनिवार्य सेवा किए गए हो। यह अपील प्राधिकारी के निर्णय के बाद 45 दिन के अंदर होती है। वैसे तो नहीं होती, मगर जो डिसमिस हो गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया या पदच्युत हो गया, रिमोट फ्रॉम सर्विस, तो वो 45 दिन के वो कर सकता है। दूसरी अपील। संगठन के प्रमुख जैसे महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी या मंडल प्रबंधक को लिखा जाता है। अतः पुनरीक्षक के लिए निर्धारित अधिकारी को न लिखकर इन प्रमुख अधिकारियों को लिख सकते हैं। अपील के आदेश में इस बारे में लिख देना चाहिए। जब अपील का आदेश होता है तो उस टाइम में ये सब लिखना चाहिए आप किसको दूसरी अपील कर सकते हैं। कचहरी ट्रिब्यूनल में केस करना। कोई कर्मचारी चाहे या दूसरी अपील का ये जो नियम है यह है 24/2 और 24/3। उसके बाद कचहरी या ट्रिब्यूनल में केस करना। कोई कर्मचारी चाहे भी तो अपील पर निर्णय के पहले न्यायालय में नहीं जा सकता। वे अगर आपने अपील की है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अपील पर निर्णय के बाद उसके लिए वह रास्ता खुलता है।
जब अपील के बाद जो निर्णय होता है तो उसके बाद वो जा सकता है। पुनरीक्षा रिवीजन जो अपील के बाद होती है, कब और कैसे। अपील पर निर्णय के बाद अगला अवसर पुनरीक्षा का है। कर्मचारी निवेदन करे, कोई दूसरा लिखे या सक्षम अधिकारी अपनी ओर से पुनरीक्षा करे। दूसरों के निवेदन पर पुनरीक्षा की ही जाए। जरूरी नहीं, अगर अपील न की जाए तो अपील का 45 दिन का समय समाप्त होने पर पुनरीक्षा का प्रतिवेदन स्वीकार किया जा सकता है। पुनरीक्षा प्राधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के नीचे का नहीं होता है। इसमें कम से कम कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी होना चाहिए। पुनरीक्षा प्राधिकारी राष्ट्रपति या जनरल मैनेजर पुनरीक्षा प्राधिकारी होते हैं। जीएम होता है या राष्ट्रपति होते हैं। यदि मंडलीय प्रबंधक या किसी अपील प्राधिकारी ने पहले अपील पर निर्णय लिया हो तो वह भी पुनरीक्षा प्राधिकारी हो सकता है। पुनरीक्षा की अवधि, अगर शास्ति में वृद्धि करने या कर्मचारी के अहित में आदेश के संशोधन का प्रस्ताव हो, जैसे शास्ति बढ़ाना है, तो उस केस में जिस आदेश की पुनरीक्षा होनी है उसकी तारीख के 6 महीने के अंदर पुनरीक्षा की जा सकती है। अगर शास्ति को कम करना, रद्द करना या कर्मचारी के हित में आदेश करना, तो उसके लिए 1 साल तक, यदि उसके लिए 1 साल तक का नियम है। निर्णय, पुनरीक्षा के बाद के निर्णय शास्ति को या तो अपास्त करेंगे या कम करेंगे या पुष्टि करेंगे या वृद्धि करेंगे, या पासने पर कोई शास्ति लगी ही न हो तो शास्ति लगा दें, या कोई और शास्ति भी लगा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पुनरीक्षा, जो पुनरीक्षा रिवीजन या पुनर्विलोकन रिव्यू के मामले में कर्मचारी के रिटायर्ड होने के पहले पूरे हो चुके हैं वो, उन्हें रिटायर्ड होने के बाद पेंशन लाभ में कटौती करने के लिए फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। अगर वो रिटायरमेंट के पहले सारी कार्रवाई होगी वो, और सिर्फ उसके पेंशन का नुकसान करने के लिए अगर करना हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर भी पेंशन नियम 1993 के नियम 9 के अधीन पुनरीक्षा की कार्रवाई जारी रखने में कोई बाधा नहीं है, यदि उसे सुओ मोटो पुनरीक्षा के रूप में शुरू किया गया हो और रिटायर्ड होने के पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया हो, या जिन मामलों में रिटायर्ड होने के समय कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षा का निवेदन लंबित था। या रिटायर होने के पहले भी ऐसी कोई कंडीशन हो गई हो तो उस टाइम पुनर्विलोकन, यानी कि उसके स्टेप और आगे एक पुनरीक्षा के बाद पुनर्विलोकन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के अलावा पुनर्विलोकन कोई नहीं कर सकता। कब होता है? अनुशासन नियमों के अधीन किसी भी आदेश को किसी भी समय पुनर्विलोकन राष्ट्रपति कर सकता है। इसे वह अपने आप कर सकता है या किसी के लिखने पर कर सकता है। यह तभी किया जा सकता है जब कोई नई सामग्री या साक्ष्य जानकारी में लाई जाए जो पहले उपलब्ध नहीं थे या प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसे नए साक्ष्य के कारण पूरे केस का
स्वरूप भी बदल रहा हो। कार्यविधि: समुचे केस कर्मचारी का प्रतिवेदन यदि हो तो उसके साथ रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो उस पर नियमानुसार कार्य करेगा। निर्णय: राष्ट्रपति कोई भी निर्णय करने के लिए सक्षम है। यदि शास्ति में वृद्धि होती है तो कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन देने का युक्त अवसर दिया जाएगा। अगर शास्ति में अगर वृद्धि होती है तो कर्मचारियों का एक समय दिया जाएगा। यदि बड़ी शास्ति देनी है और जांच पहले नहीं हुई थी तो जांच अब की जाएगी। जरूरत हो तो सर्विस कमीशन की सलाह दी जाएगी। अगर पहले जांच नहीं हुई तो जांच करा लेंगे। इस तरह से निर्धारित प्राधिकारी की भूमिका। अब ये कोई केस अगर राष्ट्रपति को भेजना है तो उसके लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हैदराबाद में स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि निर्धारित अधिकारी रेल कर्मचारी द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन को रोकने का निर्णय अपने विवेक से कर सकता है। वो प्राधिकारी या अधिकारी अपने विवेक से कर सकता है कि राष्ट्रपति को इसको भेजना या नहीं भेजना। उसे यह भी विचार करना होगा कि यह मामला राष्ट्रपति के बाद भेजने के लिए उपयुक्त है या नहीं। उसे यह समझना होगा कि कर्मचारी ने कोई न्यास मसौदा तैयार किया है नहीं, अथवा कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत की है नहीं जिससे स्वभाव में बदल सके। उस केस को ही बदल जाए ऐसे कोई सामग्री तो अगर दी है वो देखना है। उसका कार्य पोस्टमैन सरीखा नहीं है। ये नहीं कि उसने कर्मचारी ने राष्ट्रपति को लिखा और अधिकारी ने उसको भेज दिया है। ये पोस्टमैन वाला कार्य उसका नहीं है। उसको तो पूरा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और संतुष्ट होना पड़ेगा कि इसका सही में इसने कुछ नया आइटम इसमें डाला है तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजना है कि नहीं है। अब देखते हैं अपन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए मानक स्टैंडर्ड फॉर्म SF जो रहते हैं ना 1 से लेके 11 तक, वो अपन देखते क्या है। SF1 का क्या रहता है? निलंबन के लिए क्या SF1 देते हैं। SF5 नहीं देते, SF1 देते हैं निलंबन के लिए। SF2 क्या देता है? समझा गया निलंबन, जिसको 48 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं जेल में, तो वो SF2 देते हैं, समझा गया निलंबन। SF3 निर्वाह भत्ते की स्वीकृति। जब निलंबन होता है तो उसको अपन आधा पेमेंट देते हैं या कुछ पेमेंट देते हैं तो उसके लिए SF3 भरना पड़ता है, निर्वाह भत्ता, वो उसको निर्वाह भत्ता बोलते हैं। फिर SF4 निलंबन वापस लेना। 1 नंबर तो दे दिया आपने, सस्पेंड कर दिया, अब उसको वापस लेना है, ड्यूटी पे लेना है तो SF4 देते हैं, निलंबन वापस लेना। SF5 सबसे मेन चीज़। SF5 क्या रहता है? बड़ी शास्ति की चार्जशीट। SF1 में और SF5 में फर्क समझिए कि SF1 होता है निलंबन, सस्पेंशन, और SF5 होता है चार्जशीट। उसमें जो चार्ज रहते हैं, चार्ज लगाने पड़ते हैं। जब मैंने पहले बता दिया कि उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ये SF5 होती है, बड़ी शास्ति की चार्जशीट है। अब आते हैं SF6, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना। अगर दस्तावेज की अनुमति मांगी किसी ने, अगर वो नहीं देना चाहते, उसे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाए या कुछ हो जाए या कुछ उस पर काटा पीटी करते, तो उसको SF6 देते हैं। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF7 में क्या होता है? अगर जांच अधिकारी की नियुक्ति करना है तो SF7 देते हैं, उसमें जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है। SF8
प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। एक जांच अधिकारी होता है और किसी किसी केस में एक प्रस्तुति अधिकारी भी होता है। सभी केस में नहीं होता, कुछ केस में ही होता है। तो ये होता है SF8 8 नंबर की। और 9 नंबर क्या है? 9 नंबर को हटा दिया, उसका कुछ नहीं है। 10 नंबर क्या है? शामिल कार्रवाई का आदेश। शामिल मतलब 2 से ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसके लिए शामिल कार्रवाई बोलते हैं, तो उसको SF10 देते हैं। अब SF10 ये क्या होता है? उसमें भी ए और बी है। शामिल कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF10 ये जो है वो जांच अधिकारी की नियुक्ति शामिल कार्रवाई में, और बी शामिल कार्रवाई में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। वो तो हमने बता दिया कि जांच अधिकारी क्या होता है, प्रस्तुति अधिकारी क्या होता है। प्रस्तुति अधिकारी किसी में आवश्यक होता है, किसी में नहीं होता, सब में नहीं होते। उसमें 10B। अच्छा, फिर आता है SF11। एक होता है SF5 बड़ी शास्त्री की चार्जशीट, और एक होता है SF11 छोटी शास्त्री की चार्जशीट। उसमें SF11 ये छोटी शास्त्री पर बड़ी की कार्रवाई, जिसको मान लो छोटी शास्त्री दी है और लगता है कि बड़ा गुनाह हो गया है, तो उसको SF11 ये देते हैं, छोटी शास्त्री पर बड़ी की कार्रवाई। SF11B और नंबर 11 का प्रश्न, मतलब ये और नंबर 11 है। SF11 SF11C बड़ी शास्त्री जारी करने के बाद छोटी शास्त्री। किसी को अगर बड़ी शास्त्री दे दी गई है और ऐसा लगता है कि बड़ी शास्त्री का केस नहीं, छोटी शास्त्री केस है, तो उसको SF11C देते हैं। अब अपन देखते हैं अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में, क्योंकि अपन ने देख लिया अनुशासनिक प्राधिकारी क्या है। जांच अधिकारी, बचाव सलाहकार, डिफेंस काउंसिल, प्रस्तुति अधिकारी, इस तरह से देखा अपन ने, सस्पेंशन देखा। और अपन देखते हैं कि अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में, राजपत्रित कर्मचारी के लिए वह अधिकारी जो छोटी या बड़ी कोई भी शास्ति लगा सकता है। और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एक नंबर क्या है? बड़ी शास्ति की कार्रवाई के लिए वह अधिकारी जो बड़ी शास्ति लगा सकता है। अगर बड़ी शास्ति लगाना है तो वह अधिकारी चाहिए जो बड़ी शास्ति लगा सकता है। और नंबर 2 क्या? छोटी शास्ति के लिए कार्रवाई के लिए वह अधिकारी जो कोई भी शास्ति लगा सकता है। बड़ी शास्ति लगा सकता है और छोटी शास्ति लगा सकता है। क्या हो गया? जांच अधिकारी। अब जांच अधिकारी के बारे में देखते हैं। अनुशासनिक प्राधिकारी जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई में जांच करने के लिए नामित करे उसे जांच अधिकारी कहते हैं। वह नीचे दिए लोग हो सकते हैं। अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं, जांच अधिकारी को या जो जिसने चार्जशीट दी है अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं हो सकता है। कोई एक अफसर या 2 अथवा अधिक अफसरों की समिति। अगर उसे लगता है कि ज़्यादा अधिकारी की समिति होनी चाहिए, कम एक अधिकारी होनी चाहिए, तो कोई एक सुपरवाइजर या 2 या अधिक सुपरवाइजर की समिति। एक अधिकारी एक सुपरवाइजर भी हो सकता है, निरीक्षक हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। आमतौर पर अनुशासनिक प्राधिकारी को खुद जांच न करके किसी दूसरे व्यक्ति को जांच अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। अगर कोई दूसरा उपलब्ध न हो तो फिर ठीक है, वो खुद जांच अधिकारी
बन सकता है। वह निष्पक्ष हो और संबंधित मामलों में उसकी ओर से पक्षपात की शंका न हो। वह कर्मचारियों से पर्याप्त सीनियर हो। संबंधित मामलों में उसने पहले कोई राय जाहिर नहीं की हो। जैसे उस मामले में उसने कभी कुछ बोला नहीं हो। उसी मामलों में तथ्यों का पता लगाने की जांच उसने न की हो, या उसको ऐसा नहीं कि उसी तथ्य के बारे में लगा दिया था पहले कि उसकी जांच करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस जांच से वो संबंधित नहीं होना चाहिए। ये उसका मेन है। बचाव सलाहकार, डिफेंस काउंसिल। जांच के दौरान कर्मचारी चाहे तो अपने मामलों को किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से प्रस्तुत कर सकता है। इस दूसरे व्यक्ति को बचाव सलाहकार या बचाव सहायक कहते हैं। जो कर्मचारी है वो अपना मामले के लिए कोई अपना असिस्टेंट ले सकता है। उसको क्या कहते हैं? बचाव सलाहकार या डिफेंस काउंसिल। ये कौन हो सकता है? उस संगठन का कोई दूसरा कर्मचारी, उसी संगठन का कोई सेवा मुक्त कर्मचारी जो वकालत न करता हो, उस मामले से अपनी नौकरी से संबंधित न रहा हो और उसके पास यह केस मिलाकर 7 से अधिक न हो, यानी टोटल कम से कम 7 से ज़्यादा केस नहीं होना चाहिए। उसे अपनी यात्रा के लिए विशेष पास मिलेगा। यात्रा का पास उसको मिल जाएगा बचाव सलाहकार। संगठन द्वारा मान्य यूनियन का पदाधिकारी जो पूरे 1 वर्ष से लगातार यूनियन का पदाधिकारी हो, ये भी डिफेंस काउंसिल हो सकता है। बचाव सलाहकार कोई फीस नहीं ले सकता। बचाव सलाहकार फीस नहीं लेगा। कोई वकील या एडवोकेट बचाव के लिए नहीं लाया जा सकता। वकील नहीं चाहिए उसमें। जो कर्मचारी बचाव में सहायता करे उसके पास 3 से अधिक केस नहीं होने चाहिए। मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी 3 से अधिक केस में कार्य कर सकते हैं। अगर यूनियन का नेता है तो उसके पास कितने भी केस है तो वो कर सकता है। उसे यात्रा और भत्ते की सुविधा मिलेगी। यात्रा भत्ता उसको मिल जाएगा। उसे जांच अधिकारी की नियुक्ति के 20 दिन के अंदर नामित करना चाहिए। जैसे जांच अधिकारी नामित होता है तो उसके 20 दिन के अंदर बचाव सलाहकार या डिफेंस काउंसलर को नामित किया जाता है। अब आता है प्रस्तुति अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रस्तुति अधिकारी कुछ केस में होते, कुछ केस में नहीं होते। निम्न किस्म के केसों में सीबीआई से प्रस्तुति अधिकारी के लिए रेलवे बोर्ड को लिखा जाए। जिन केसों में बाहरी व्यक्ति को गवाह प्रस्तुत करना, जिन केसों में बाहरी गवाह प्रस्तुत करना जो वहाँ का नहीं हो। डिस्प्रोपोर्शनेट संपत्ति, सीबीआई के पास केस। प्रशासन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जांच के समय एक प्रस्तुति अधिकारी नामित किया जा सकता है। प्रशासन का पक्ष मजबूत करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्ड और कागजात पेश करने के अलावा उसे गवाहों से प्रश्न करने, जिरा करने, अंत में अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को देने का अधिकार है। आमतौर पर विजिलेंस और सीनियर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मामले में प्रस्तुति अधिकारी नियुक्त करते हैं। हर केस में नियुक्त नहीं करते। ये हुआ प्रस्तुति अधिकारी।
अब अपन समझते हैं सस्पेंशन, निलंबन। अब निलंबन क्या होता है? निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। सस्पेंड कर दिया मतलब उस काम से सस्पेंड कर दिया, ड्यूटी से। कर्मचारी उस पद पर या नौकरी पर तो रहेगा किंतु काम नहीं करेगा। काम की जगह पर हाजिरी रहने या की इजाज़त नहीं होती, हाजिर रहने की, वहाँ हाजिर नहीं रहेगा। निलंबन दंड नहीं है, एक शासकीय कार्रवाई है जो हमेशा जनहित में की जाती है। इससे कर्मचारी प्रारंभिक जांच में कोई अड़चन नहीं डालते, इसके लिए करना पड़ता है। किन परिस्थितियों में निलंबन किया जाता है? जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संभावना हो या फिर वह कार्यवाही चल रही हो। यह कार्रवाई बड़ी शास्ति की होनी चाहिए। जब कर्मचारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हो जो देश की सुरक्षा के लिए अहितकारक हो। जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस, छानबीन, जांच या मुकदमा चल रहा हो। नियम नंबर 5, किन परिस्थितियों में निलंबन समझा जाएगा? अब किन परिस्थितियों में निलंबन समझा जाएगा ये भी है। यदि कर्मचारी हिरासत में 48 घंटे से अधिक समय के लिए रखा जाए तो हिरासत के समय से दिन से उसको गिना जाएगा 48 घंटे। यदि कर्मचारी को किसी आरोप में दोषी पाए जाने पर 48 घंटे से अधिक की कैद की सजा दी जाए और उसे तुरंत पदच्युत करने, पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा मुक्ति करने की कार्रवाई न हो तो सजा सुनाए जाने की तारीख से 48 घंटे का समय कैद शुरू होने पर गिना जाएगा और अंतर में पड़ने वाले टुकड़े भी गिने जाएंगे। अब आते हैं अपन दूसरी परिस्थितियां जिसमें निलंबन समझा जाएगा। जब कोई कर्मचारी निलंबित हो और पदच्युत करने, पद से हटाने, अनिवार्य रूप से सेवा मुक्ति करने का दंड, अपील या पुनरीक्षण या अपास्त करने, आगे जांच करने या किसी कार्रवाई के लिए दिया जाए तो पदच्युत आदि की तारीख से निलंबन जारी समझा जाएगा। जब कोई न्यायालय कर्मचारी को पदच्युत करने, पद से हटाने, अनिवार्य रूप से सेवा मुक्ति करने का दंड अपास्त करे या अमान्य घोषित करे और अब उसी केस में अनुशासनिक प्राधिकारी आगे और जांच करने का निर्णय करे। जैसे अनुशासनिक अधिकारी जो है, प्राधिकारी जो है, उसको लगता है कि जांच और आगे करना चाहिए तो पदच्युत आदि के आदेश की तारीख से कर्मचारी को निलंबित समझा जाएगा। नियम नंबर 5, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को समूह घ तथा ग के कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है। निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ता के लिए हमने देख लिया कि कौन से नंबर की शीट दी जाती है ना। तो निर्वाह भत्ता उस छुट्टी के वेतन के बराबर होगा जो कर्मचारी आधे औसत वेतन छुट्टी अपने आधे वेतन के रूप में प्राप्त करेगा। उसके अतिरिक्त उस वेतन के अनुरूप ही उसे महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। समीक्षा। यदि निलंबन की अवधि 3 माह से अधिक हो तो निलंबन या माने गए निलंबन के आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी पहले 3 माह बीत जाने के पश्चात
इस प्रकार से निर्वाह भत्ता में समीक्षा कर सकता है। यदि उपयुक्त अधिकारी संतुष्ट हो कि निलंबन की अवधि की वृद्धि के लिए जिसका लिखित में उल्लेख करना होगा, सीधे तौर पर रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है, तो पहले 3 मास दिए गए गुजारा भत्ता में उचित वृद्धि की जा सकती है और यह वृद्धि उस भत्ते का 50% से अधिक नहीं होगा, यानी 50% रहता है निर्वाह भत्ता। यदि प्राधिकारी के विचार से निलंबन अवधि में वृद्धि के कारण लिखित में से हुई है जिसका सीधा उत्तरदायित्व कर्मचारी पर है और निर्वाह भत्ते को उस निर्वाह भत्ते को कम किया जा सकता है, परंतु यह कमी पहले 3 माह के दौरान दिए जा रहे भत्ते के 50% से अधिक नहीं। जो पहले 3 महीने में जो 50% दिया है तो उससे भी 50% उसका 50% नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। महंगाई दर भी उपयुक्त के अंतर्गत बढ़ाए गए। अथवा कम किए गए निर्वाह भत्ते की राशि के अनुरूप तय होंगे। यह है 1342 नंबर। अब निर्वाह भत्ते की दोबारा समीक्षा 1342 के उपबंध में निर्वाह भत्ते की दोबारा समीक्षा करने की बात स्पष्ट नहीं की गई है, किंतु सक्षम अधिकारी दोबारा समीक्षा करे तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर सक्षम प्राधिकारी अगर समीक्षा करे तो हो सकता है। परिस्थितियों के अनुसार प्राधिकारी दोबारा समीक्षा करके निर्धारित सीमाओं के अंदर निर्वाह भत्ते की रकम घटा बढ़ा सकता है। पहले घटाई या बढ़ाई गई रकम में फिर से जैसे उचित को घटाया बढ़ाना हो सकता है, मतलब सक्षम प्राधिकारी उसको कम ज़्यादा कर सकता है। निर्वाह भत्ते में से कटौतियाँ। अब जो निर्वाह भत्ता जो सस्पेंशन होने के बाद लगभग 50% के आसपास निर्वाह भत्ता मिलता है, तो उसमें क्या क्या कटौती की जा सकती है। तो उसका है भविष्य निधि को अंशदान और अटैचमेंट तथा किए गए जुर्माने की कटौती निर्वाह भत्ते से नहीं की जा सकती। स्पष्ट कहा गया है कि पीएफ का अंशदान है, वो कोर्ट अटैचमेंट है, और जो जुर्माना है कोर्ट अटैचमेंट तथा दिए गए जुर्माने की कटौती। फिर है निर्वाह भत्ते में से निम्न कटौतियाँ की जाने की अनुमति। कौन कौन से कटौती की जा सकती है? मकान किराया तथा मल सफाई शुल्क, हाउस रेंट पर जो रहता है, रेलवे द्वारा सप्लाई की गई इलेक्ट्रिक बिल, नियमानुसार वसूल योग्य वाटर बिल, आहार शुल्क, अस्पताल में अगर भर्ती हो गया तो आहार शुल्क दिया जाता है,
ठेका प्रणाली के अनुसार डॉक्टर शुल्क, अगर कोई डॉक्टर का शुल्क है वो सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों का भुगतान। गवर्नमेंट से अगर कोई ऋण प्राप्त किया है या अग्रिम प्राप्त किया है तो उसकी कटौती की जाएगी। स्टेशन डेबिट, स्टोर डेबिट एवं कार्यस्थल डेबिट। स्टेशन पे डेबिट है या स्टोर का कोई डेबिट है तो उसको कर सकते हैं। इनकम टैक्स काट सकते हैं। सरकार को पहुंचाई गई क्षति यदि उसे स्थगित न किया गया हो अब आते हैं निलंबित कर्मचारी की लिखित प्रार्थना पर निम्न कटौतियां हो सकती है। अगर वो लिखित में दे देता है कर्मचारी तो क्या क्या कटौती की जा सकती है। सहकारी समितियों की देता है, जैसे ईसीसी बैंक का जो लोन वगैरह है उसका। इंस्टीट्यूट या क्लब रहता है उसका अंशदान। और जीवन बीमा का जो प्रीमियम है उसकी कटौती। स्कूल शुल्क, कर्मचारी कल्याण निधि की वापसी तथा कल्याण निधि से वापसी। समय सीमा, निलंबन की समय सीमा। पहले यह कहा गया था कि सामान्य रूप से निलंबन के 3 माह के भीतर कचहरी में चार्जशीट फाइल कर दी जाए और विभागीय मामले में कर्मचारी को आरोप पत्र दे दिया जाए। यह भी सुझाया गया था कि जांच और अनुशासनिक कार्रवाई का समय जोड़कर 6 महीने से अधिक निलंबन न हो, किंतु पहले दी गई दोनों स्थितियों में यह जहां निलंबन 3 महीने या 6 महीना से अधिक जरूर हो। किंतु पहले दी गई दोनों परिस्थितियां में जहां निलंबन 3 महीने या 6 महीने से अधिक जरूरी हो जाए तो अनुशासनिक प्राधिकारी को चाहिए कि वह अपने से उच्च प्राधिकारी को लिखकर निलंबन के कारण को सूचित करें। अगर ज़्यादा निलंबन रहता है तो अपने उच्च अधिकारी को लिखित में दे देना चाहिए। निलंबन के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ा जा सकता। निलंबन की अवधि में हाजिरी का सवाल नहीं उठता। हाजिरी नहीं रहती मगर वो रेड कार्ड नहीं छोड़ सकता। निलंबन की अवधि में इस्तीफा, सामान्य रूप से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, किंतु यदि नैतिक अधमता का मामला नहीं हो या जहां सक्षम इतने पक्के सामान्य रूप से इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जा सकता, किंतु नैतिक अधमता का मामला नहीं हो या जहां साक्ष्य पक्के न हो कि कार्यवाही चलती रहने पर प्रस्ताव बर्खास्तगी निश्चित हो सके। निलंबित कर्मचारी की अर्जी का संप्रेषण, इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है। निलंबित कर्मचारी को वजीफे, फेलोशिप, प्रशिक्षण आदि के लिए विदेश संस्था में कदापि नहीं भेजा जा सकता। निलंबन की अवधि में स्वैच्छिक रिटायरमेंट, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति पर ही इसे प्राधिकारी के
स्वैच्छिक रिटायर्ड नियुक्ति प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति पर भी इसे अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। निलंबित कर्मचारी या बचाव सलाहकार, तो ये बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब निलंबित कर्मचारियों को पास दिया जा सकता है या नहीं। असाधारण परिस्थितियों में पास वीडियो तभी दिए जाएंगे जब निलंबन का आदेश देने वाले अधिकारी ने स्टेशन छोड़ने की अनुमति दे दी हो। इसकी संख्या इस प्रकार होगी। ग्रुप ए और बी के लिए पास 3 सेट, किंतु अगर उस साल में मिलने वाले पासों के आधे उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हो और पास नहीं दिए जाएंगे। अगर उसने आधे 50% अगर उसने पहले ही ले लिए हो तो फिर उसको पास नहीं दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी के लिए एक सेट पास, एक से अधिक नहीं दिया जाएगा, परंतु उसके पास बैलेंस में एक ही पास है तो फिर नहीं दिया जाएगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में कि अधिकारी देखता है कि भाई इसको कुछ डेट केस है या कुछ ऐसा केस है, तो उस परिस्थिति में वो अपना निर्णय दे सकता है, उसको अनुमति दे सकता है। सभी ग्रुप के लिए वीडियो साल में 3 सेट से अधिक नहीं, किंतु यदि पहले कोई वीडियो इस्तेमाल हो चुका हो तो उसे 3 सेट में से कम कर दिया जाएगा। 3 सेट की अनुमति रहेगी। अगर मान लो 2 सेट पहले से ले चुके तो फिर एक ही सेट रहेगा, या एक सेट ले लिया तो उसको 2 सेट मिल सकते हैं। अगर निलंबन समाप्त होने पर वह फिर से नौकरी में आ जाता है तो उसे दिए गए पास उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। निलंबित ग्रुप ए और बी के लिए जनरल मैनेजर और ग्रुप सी और डी के लिए मंडल और प्रबंधक या उपाध्यक्ष को पास और वीडियो जारी करने का विभागीय अधिकार है। निलंबित अधिकारी ए और बी होंगे तो जीएम और सी और डी होंगे तो डीआरएम। निलंबित होने से स्कूल पासों पर कोई असर नहीं है, स्कूल पास तो बराबर दिए जाएंगे। निलंबित कर्मचारी को यदि स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके आवेदन पर निर्धारित सीमा के अधीन उसके परिवार के सदस्यों को और आश्रितों को पास दिया जाएगा। अगर उसको अनुमति नहीं है और परिवार को जाना है तो परिवार को परमिशन दे सकते हैं पास वीडियो लेने की। साथियों, ये हो गया DAR। अब अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।